1927 भारत सचिव से वर्कन हेड नाम सुना है? मंटेग्यू के ट्रांसफर होने के बाद में भारत सचिव बनाए गए वर्कन हेड, और वर्कन हेड काफी परेशान थे। अच्छा, अभी तक जो हमने आपको बताया था कि यहाँ जो भारत सचिव और वायसराय थे, यही दोनों लोग मिल करके और कानून बनाने के लिए सुझाव भेजते थे। कहाँ पर? ब्रिटिश संसद को। ब्रिटिश संसद उधर से कानून पारित कर देती थी विधेयक के रूप में। तो 1927 ईस्वी तक इन लोगों ने क्या किया कि यही रिव्यू कर रहे थे, लेकिन 1919 में मंटेग्यू चेम्सफोर्ड जो योजना आया था, 1919 का जो अधिनियम पारित हुआ था, उसको ही लोग नहीं मान रहा था। तो आगे का क्या मानेगा? बात समझ रहे हैं? तो वह क्यों नहीं मान रहा है, इसके लिए साइमन कमीशन आया था। साइमन कमीशन क्यों आया? क्योंकि 1919 का जो अधिनियम आया उसको लोग क्यों नहीं मान रहे हैं, दिक्कत क्या है, इसको समझने के लिए साइमन कमीशन आया कि आखिर भारतीयों का जो मांग है उन मांगों को समझा जाए। बात समझे? तो उसके रिव्यू के लिए आया, लेकिन रिव्यू के लिए आया, उसका विरोध भी किया गया। विरोध इसलिए किया गया क्योंकि उसमें उस कमेटी में भारतीयों को किसी को शामिल नहीं किया गया था। आया था भारत के पक्ष में, भारतीयों को यह स्वीकार था, भारत के लोग चाहते थे कि इस तरह के जांच ब्रिटिश सरकार करवाए, हमारी बातों को सुने, लेकिन उसका विरोध किया गया। काहे विरोध किया गया? काहे कि उस कमेटी में किसी भी भारतीयों को शामिल नहीं किया गया था। कांग्रेस पार्टी चाहती थी कि हमारे भी किसी सदस्य को उसमें शामिल कर लिया जाए, ताकि अब अंग्रेज जो आएंगे वो अपना भाषा में बतियाएंगे और हमारी जो समस्या है हम उसको भोजपुरी में बताएंगे, तो उसका बात हम ना समझेंगे, हमारा बात तू नहीं समझेगा। तो बीच में कोई चाहिए ना इस बात को समझाने के लिए कि हमारा समस्या क्या है, तभी समझेगा ना। लेकिन ऐसा नहीं हुआ और इसी के कारण अलग अलग क्षेत्रों में विद्रोह किए गए। साइमन कमीशन बॉम्बे में पहुंचा था। कहां आया? बॉम्बे। और बॉम्बे से रेल मार्ग के माध्यम से कोलकाता गया। बॉम्बे से लेकर कोलकाता तक एक लाइन से, जैसे मान लो कि ये बॉम्बे है, बॉम्बे और इधर कोलकाता, उस समय यह कलकत्ता था। तो बॉम्बे से लेकर के और कोलकाता तक जो रेलवे लाइन था ना, अच्छा इसके अगल बगल में गांव होंगे कि नहीं होंगे? ये सब गांव, इधर गांव, रेलवे लाइन के अगल बगल। तो कांग्रेस ने घोषणा कर दिया कि भाई इधर से ही होकर जाएगा, तो जो भी अगल बगल के गांव वाले लोग हैं इस लाइन के किनारे किनारे खड़ा रहेंगे। बॉम्बे से लेकर कोलकाता तक लोग लाइन से खड़ा था एकदम, जूता के माला लेकर, जूता दिखाए गए, झंडा दिखाया गया, साइमन गो बैक, काला झंडा पर लिखा गया साइमन गो बैक। अच्छा, जो आदमी इतना दूर से हारल खेदाए लाएगा, अब उस आदमी को ट्रेन पर बैठा करके जब वो जा रहा हो, अगल बगल में इस तरह के विरोध प्रदर्शन हो, लोग गाली दे रहा हो, तो उसको अच्छा फील होगा? नहीं हुआ। जब वो कोलकाता पहुंचा तो वहां पर जो भीड़ थी, उस भीड़ का नेतृत्व कर रहे थे सुभाष चंद्र बोस, नेताजी उधर गए थे ना, तो नेताजी इसका विरोध कर रहे थे। साइमन कमीशन पहली बार इस भीड़ का सामना करने के लिए लाठीचार्ज करवा दिया, है ना। यहां लाठीचार्ज हुआ, सुभाष चंद्र बोस को भी काफी पिटाई मिली थी। इसके बाद में ये कोलकाता से लखनऊ गया। लखनऊ में इस भीड़ का जो नेतृत्व है वह जवाहरलाल नेहरू कर रहे थे, जवाहरलाल नेहरू। यहां भी लाठियां चलाई गई लखनऊ में, है ना, खूब पीटे गए, एकदम बोरा में कसकस कर उसका से पुलिस पीटा, काफी दमनात्मक कार्रवाई हुई। इसके बाद में यहां से ये लोग लाहौर के लिए निकले। लाहौर भी गए ना, तो यहां पर इसका नेतृत्व लाला लाजपत राय कर रहे थे, लाजपत राय। यहां पर तो अति हो गया, है ना, क्योंकि लाला लाजपत राय बुजुर्ग हो चले थे, ये सब युवा था। जवाहरलाल सुभाष चंद्र बोस युवा, तो एक ही समय में इन लोगों ने एंट्री मारा था इस भारतीय राजनीति में, कांग्रेस को ज्वाइन किया था, है ना। बाहर पढ़ लिख रहे थे, नया युवा थे, युवा चेहरा, लेकिन इनको नेतृत्व मिला था क्योंकि बड़े बाप के बेटा थे, मोतीलाल नेहरू के बेटा थे। अच्छा, इनके मित्र थे सुभाष चंद्र बोस। इनका जो पारिवारिक जो पृष्ठभूमि था वह राजनीतिक नहीं था, है ना, लेकिन ये अपने बदौलत भारतीय राजनीति में बने थे। इनका जो विचारधारा था वह उग्रवाद से प्रभावित था, और ये जो थे ना, ये गांधी जी के चेले थे, क्योंकि इनके जो पिताजी थे वह गांधी जी के अच्छे मित्र थे। तो अच्छे मित्र थे तो ये उनके चेले हो गए, जो कहते थे गांधी जी वही करते थे। तो आगे चल करके ये जवाहरलाल नेहरू को अच्छा मौका मिला, है ना, लेकिन सुभाष चंद्र बोस एलिमिनेट हो गए राजनीति से। अगर ये भी गांधी जी की सेवा में लगे रहते ना बेचारे, तो ये भी बहुत आगे जाते, लेकिन ये नहीं रहे। तो कुल मिलाकर के ये जब लाहौर में ये लाठीचार्ज हुई ना, तो ये बुजुर्ग व्यक्ति के ऊपर भी लाठी पड़ गया, और इनकी उस लाठी के मार से ये इनका कपार फट गया, सर पिटा, और ये चले गए हॉस्पिटल। और वहां पर 11 दिन के बाद इनकी मृत्यु हो गई थी। इन्हीं का एक चेला था, चूंकि ये सब गरम दल वाले लोग हैं, पंजाब के लोग थे, हटे कट्टे लोग थे। इनका एक चेला थे उधम सिंह, हमने कल बताया भी था। उधम सिंह ये जाकर के जनरल डायर को गोली मार करके आया था ब्रिटेन से, है ना। तो अच्छा, जितना लोग इसमें इस साइमन कमीशन के दौरान जो पीटे गए थे ना, उन सभी लोगों को अच्छा नेतृत्व मिल गया आगे चल करके, है ना। जैसे देखा हुआ कि जेपी आंदोलन जो चला था, जेपी आंदोलन चला था ना, अरे भारत में जेपी आंदोलन चला था, है ना, बेरोजगारों का आंदोलन था। जयप्रकाश नारायण ने उनका नेतृत्व किया, कहा कि सब बेरोजगार रोड पर आ जाओ, सरकार अगर काम नहीं दे रही है तो हम लोग रोड पर आ जाएंगे, रोड पर जुलूस निकालेंगे, नारा लगाएंगे। इमरजेंसी लगी थी इसी आंदोलन के कारण, है ना। खूब लोगों पर लाठियां चलाई गई, लोग जेल में भेजे गए, कई दमनात्मक कार्रवाई किया गया इंदिरा गांधी सरकार के द्वारा। लेकिन इस आंदोलन में जितना भी युवा नेता था ना, जैसे लालू यादव, रामविलास पासवान, नीतीश कुमार, है ना, ये सब जेपी आंदोलन के प्रोडक्ट है। जेपी आंदोलन में सभी छात्र नेता थे, सब कॉलेज में पढ़ते थे, और आंदोलन के दौरान ये भाग लिए। और बाद में क्या हुआ कि ये लोग, इन लोगों को टिकट मिल गया और ये लोग चुनाव लड़े, विधायक बन गए। बात समझ आया? तो जो जितने पिटाता है ना, उतने बड़े नेता बनता है। यह इतिहास गवाह है कि जो जितना पीटेगा वो उतना बड़ा नेता होगा, क्योंकि मीडिया में भी छाया रहेगा, उसी के साथ लोगों की सिंपैथी होगी,
लोगों का जो संवेदनाएं हैं उन्हीं के साथ जुड़ेगी। तो ये सारा जो घटनाएं थी वो उस समय भी हुई थी, और कुल मिलाकर के सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू, ये दोनों प्रमुख नेता के रूप में उभर के सामने आए थे। तो 1927 में ये घटना हुई, और साथ ही में जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में एक कमेटी भी गठन हुआ था। इस समय जो हमारे भारत सचिव थे, भारत सचिव, ये थे वर्कन हेड। कौन थे? वर्कन हेड। और इस समय वायसराय कौन था? लॉर्ड इरविन। हालांकि कर रहे हैं। अच्छा, ये दोनों लोगों ने सुझाव भेजा था कि भारत में अब प्रशासनिक सुधार की जरूरत है ना, लेकिन इस सुधार को कैसे माना जाए, क्योंकि भारत के लोग जो भी सुधार हो रहा है उसको मान नहीं रहे हैं। तो अगर नहीं मान रहे हैं तो फिर इस दोबारा हम लोग अधिनियम बनाएंगे, कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। तो इसने कई बार कई नेताओं के साथ बैठक किया, मीटिंग किया वर्कर हेड ने, और इन लोगों से सुझाव मांगा कि भाई कुछ आप ही लोग बताइए कि हम लोग को क्या करना चाहिए। बात समझ आ रहा है? सुझाव मांगा गया कि हमें करना क्या चाहिए, ये बता दो। क्योंकि अगर हम लोग अपने से कर रहे हैं तो आपको वह स्वीकार नहीं है ना, तो आप खुद बता दीजिए। तो इन लोगों ने सर्वदलीय बैठक करके और यह तय किया कि आखिर हम लोग क्या बताएंगे। बात समझ आया? क्योंकि उस समय अलग अलग कई पार्टियां थी, सब पार्टियों का अपना अपना मांग था। अलग पार्टी जैसे मुस्लिम लीग अपना राग बजा रही थी, कांग्रेस अपना राग बजा रही थी, जो हिंदुस्तान रिपब्लिकन थी अपना कुछ मांग कर रही थी, रिपब्लिकन पार्टी कुछ अपना मांग कर रही थी, जो मद्रास महाजन सभा था वो अपना मांग कर रहा था, जो जमींदार एसोसिएशन था वो अपना मांग कर रहा था। तो अलग अलग पार्टियों का अलग अलग मांगे थी। बात समझ रहे हैं? अब उसका मांग अलग है, और भारत सचिव को भेजना है यहाँ से रिपोर्ट की आप लोगों के लिए जो सुधार करना है, जो आपकी मांगे हैं उसका पूरा किया जाए। तो अब अलग अलग मांग किया जाएगा। जैसे मान लीजिए कि मुस्लिम लीग मांग कर रही थी कि हमें अलग पृथक निर्वाचक मंडल जो दिए गए हैं उसमें वृद्धि किया जाए, और कांग्रेस कह रही थी कि इसको समाप्त किया जाए। दोनों का विरोधाभासी है कि नहीं है? अब एक कह रहा है कि इसको समाप्त कर दीजिए, दूसरा कह रहा है इसका मांग कि इसको जो क्षेत्र है इसको बढ़ा दीजिए। तो अगर वर्कन हेड मुस्लिम लीग का सुन लेते तो कांग्रेस विरोध करती, और कांग्रेस का सुनते तो मुस्लिम लीग विरोध करती। तो अब इस विरोध से बचें इसलिए वर्कन हेड ने कहा कि आप लोग खुद ही बता दीजिए, आप बैठक करिए, और जो आप पारित कर दीजिएगा ना उसी को हम लोग मान लेंगे। अब हम लोग अपने से कानून नहीं बनाएंगे, कोई अधिनियम नहीं बनाएंगे, जो आप लोग कहिएगा उसी को हम लोग अधिनियम में परिवर्तित कर देंगे। कौन कहा? भारत सचिव ने, वर्कन हेड ने। और ये भी कटाक्ष किया था कि भारतीय जो है ना वो मेढक के समान है। ऑल इंडियंस आर लाइक ए ये फ्रॉग, क्या है? मेढक के समान है। और ये जो मेढक है वो एक तराजू पर कभी रह ही नहीं सकता है। एक को पकड़ कर रखिएगा, दूसरा कूद जाएगा, दूसरा को पकड़ कर फिर ले आइएगा, फिर तीसरा कूद जाएगा। एक तराजू पर इसको नहीं तोल सकते, है ना। तो भारतीयों को ये बात तो बड़ी बुरा लगा था, कहा कि हम लोगों के साथ इतनी बेइज्जती हो रही है। सारा जो कांग्रेस के लीडर थे सब पार्टी को बैठाए कि बताइए कि हम लोग का बेइज्जती हो रहा है कि नहीं हो रहा है? पूरा दुनिया में बेइज्जती हो रहा है कि हम लोग एक ढरे पर नहीं रह सकते हैं। तो कांग्रेस को नेतृत्व दिया गया कि आप ही कुछ करिए। सर्वदलीय बैठक हुआ। सर्वदलीय बैठक समझते हैं ना, सभी दल बैठेगा, और सब दल बैठ करके और जवाहरलाल नेहरू को जवाहरलाल नेहरू को सचिव और मोतीलाल नेहरू को अध्यक्ष बना दिया गया। नेहरू कमेटी बनाई गई। क्या बनाया गया? नेहरू कमेटी। और इस कमेटी के जो अध्यक्ष बने हुए बने मोतीलाल नेहरू, और इसके जो सचिव बने हुए बने जवाहरलाल नेहरू। कि इनको प्रमोट करना था ना, इनका प्रमोशन करना था धीरे धीरे, क्योंकि मोतीलाल नेहरू बुजुर्ग हो चले थे। तो नया नेता कौन बनेगा? तेजस्वी यादव। आगे चाहिए ना, हमारी जो पीढ़ी जो आगे जा रही है वह, जैसे अब जितना भी नेता को देखिए ना, ये चिराग पासवान को देख लीजिए, उनके पिताजी थे तो उनका प्रमोशन किए कि नहीं किए। ज्योतिरादित्य सिंधिया को देखिए, उनका प्रमोशन हुआ कि नहीं हुआ। सचिन पायलट को देखिए, उनका प्रमोशन हुआ कि नहीं हुआ। ये सारे लोगों के पिताजी बड़े पदों पर हैं, मंत्री रहे, है ना, तो इनका प्रमोशन कर दिए, धीरे धीरे इनको राजनीति में ला दिया, तो ये सचिव बना दिए गए। यहीं से ये मुख्य धारा में आने लगे थे, ये बने अध्यक्ष। अच्छा, इन लोगों की अध्यक्षता में जो रिपोर्ट तैयार की गई इसको बोलते हैं नेहरू रिपोर्ट। क्या बोलते हैं? नेहरू रिपोर्ट। नेहरू रिपोर्ट में कुल मिलाकर के 22 मांगे रखी गई, है ना। इसमें यह रखा गया कि भारत को डोमेनियन स्टेटस दे दिया जाए, जबकि सुभाष चंद्र बोस इसके विरोध में थे। बोले कि जब मांगे रहे हैं तो डोमेनियन स्टेटस क्या मांगे, जब हमारे मर्जी के खिलाफ हो रहा है, हमारे मर्जी के अनुसार हो रहा है, तो एक बार हम अच्छा मांग लें, स्वराज मांग लें, पूर्ण स्वराज मांग लें क्या। लेकिन ये सब कहा कि अब एक इतना ना मांग लीजिए कि देवे ना करे। बात समझ रहे? तो इन लोग था कि हमें क्या मिल जाए? डोमेनियन स्टेटस मिल जाए। सुभाष चंद्र बोस समझाते रह गए जवाहरलाल को, कम से कम तुम सचिव है तो इस बात को रखो वहां पर, लेकिन नहीं बात बनी। डोमेनियन स्टेटस की मांग हो रही थी। दूसरा था कि समाप्त कर दिया जाए जो भी पृथक निर्वाचन प्रणाली है, जो सांप्रदायिक है, उसको समाप्त कर दिया जाए। सभी लोगों को मताधिकार दिए जाए, मत देने का अधिकार, वयस्क मताधिकार दे दिया जाए। हमें संविधान बनाने के लिए ये संविधान सभा गठित कर दिया जाए। कई तरह की मांगे रखी गई। लेकिन अच्छा, इस मांगों को तैयार करके इन लोग आपस में विचार भी कर लिए, है ना। वर्कन हेड ने यह चुनौती दिया था कि अगर आपके मांगों को आप जो तैयार कर रहे हैं, इस मांगों में से अगर कोई भी व्यक्ति, कोई भी पार्टी इसको ठुकरा दिया, नहीं माना, तो आपके सभी मांगों को रद्द कर दिया जाएगा, और जो हम बनाएंगे वही आपको मानना होगा।
चैलेंज होता है ना, या तो आप बना दीजिए और नहीं तो हम जो बनाएंगे उसको आप मान लीजिएगा, ऐसे होता है ना, यही चैलेंज था। वर्कन हेड के द्वारा दिए गए चैलेंज को जो स्वीकार किया था और इस तरह से 22 सूत्री मांगों को इन्होंने तैयार की। लेकिन जब इस सर्वदलीय बैठक दिल्ली में करके वर्कन हेड ने इस पूरा मांगों को जब सुनाया तो सबसे पहले ही मांग खारिज हो गई। मुस्लिम लीग के द्वारा विरोध किया गया कि आप पृथक निर्वाचक प्रणाली को तब तक नहीं समाप्त करेंगे जब तक हमें बराबरी का दर्जा नहीं मिल जाता है। बात समझ में आया? और जब विरोध हो गया तो ये वाला नेहरू रिपोर्ट खारिज हो गई, क्योंकि यही शर्त था ना कि अगर कोई भी विरोध करेगा तो हम इस शर्त को नहीं मानेंगे। अब ये नेहरू रिपोर्ट समाप्त हो गया, खारिज हो गया। इसमें आपसे जो प्रश्न पूछा जाएगा वो ये पूछा जाएगा कि नेहरू रिपोर्ट तैयार किसने किया था, इसके अध्यक्ष कौन थे? मोतीलाल नेहरू और सचिव। कब बनाया गया? 1927 ईस्वी में, और इसी के बाद में साइमन कमीशन भारत आए थे। अच्छा, इसके अगले साल 1929 ईस्वी में जो कांग्रेस है इसका वार्षिक अधिवेशन लाहौर में आयोजित हुआ। वार्षिक अधिवेशन लाहौर में हुआ। अच्छा, लाहौर अधिवेशन इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इस समय जवाहरलाल नेहरू को अध्यक्ष बना दिया गया। देखो कितना जल्दी जल्दी प्रमोशन मिल रहा है। सुभाष चंद्र बोस इन्हीं के मित्र थे, एक ही साथ दोनों ने राजनीति ज्वाइन किया था, एक साथ पढ़े थे, इनसे इंटेलिजेंट थे ना, लेकिन उनको मौका नहीं मिला। जवाहरलाल नेहरू को अध्यक्ष बनाया गया इसमें। काहे कि गांधी जी के चेला थे, मोतीलाल नेहरू के मित्र, ये मोतीलाल नेहरू के पुत्र थे, है ना, इसलिए इनको लगातार प्रमोशन मिल रहा था। जवाहरलाल नेहरू युवा एक नेता बने। इसमें जो प्रस्ताव तैयार की गई, जो मांग रखी गई, इसमें पूर्ण स्वराज का मांग पारित किया गया। काहे कि यहाँ पर तो डोमेनियन मांग ही रहे थे, तो कहाँ दिया? बात समझे? तो अब क्या रखा गया? पूर्ण स्वराज का मांग रखा गया कि अगर हम लोग पूर्ण मांगेंगे ना तो कहीं डोमेनियन दे देगा। बात समझे? अगर मांगना ही है तो बड़ा मांगिए। क्या मान लीजिए कि तैयारी कर रहे हैं यूपीएससी का, तो गिर के कलर को तो बनेंगे, लेकिन अगर जज्बा हो तो सीधे यूपीएससी करेंगे। यूपीएससी एक ऐसा आयोग है कि एक बार अगर जो चयनित हो जाता है ना, आईएएस बन हो गया, वो दावे के साथ नहीं कह सकता कि अगला हम पीटी निकाल लेंगे। इतना अनसर्टेन यह एग्जाम है कि इसमें आपके तैयारी के साथ साथ लक भी बहुत योगदान करता है। कई ऐसे लोगों को हमने देखा है जो अपने रैंक सुधारने के लिए पीटी तक नहीं निकाल पाए, जैसे दिया एग्जाम और क्वालिफाई कर गए, आईपीएस हो गए, अब उनको रैंक सुधार करना है आईएएस बनने के लिए, और कई साल तक वे करते रह गए प्रयास, उनका पीटी तक नहीं हो पाया। क्या हुआ? अच्छा, तो इसमें जो पहला कार्य हुआ वो होगा पूर्ण स्वराज का मांग। अच्छा, ये जो प्रस्ताव लोग तैयार करते थे ना, जो बैठक होती थी 29, 30 और 31, तो 29 तारीख को अध्यक्ष चुना जाता था, 30 तारीख को इस पर विचार होता था, जो भी मांगे थी, हम लोग एक साल में क्या क्या किए, आगे क्या क्या करना है, इस सभी इस पर चर्चा होता था, और इस दिन प्रस्ताव तैयार कर लिया जाता था, और प्रस्ताव तैयार करके वायसराय को दे दी जाती थी। बात समझ में आया? 3 दिन का एक गतिविधि था। तो इन लोगों ने क्या किया कि प्रस्ताव तैयार किया, 30 तारीख को चर्चा हुई, इस पर प्रस्ताव को लिखा गया, इसी में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित कर लिया गया। अच्छा, ये प्रस्ताव ले जाकर के वायसराय को दे देंगे तो मान लेगा? नहीं मानेगा। तो इन लोगों ने क्या किया कि 30 तारीख को ही मध्यरात्रि में चले गए रावी नदी के तट पर, है ना, और इसी नदी के तट पर जाकर के झंडा फहरा दिया, झंडा फहराया, और अपने को क्या घोषित कर दिया? स्वतंत्र घोषित कर दिया कि आज से हम लोग स्वतंत्र हो गए। ऐसे होता है। मान लीजिए कि जो सरकार है, प्रशासन है, कानून है, ये भी तो कोई चीज है कि अपने से घोषणा कर दीजिएगा कि हम यहाँ के राजा हो जाइएगा, नहीं संभव है ना। तो इन लोगों ने स्वतंत्रता की घोषणा कर दी। जब पता चला ना ब्रिटिश अधिकारियों को, तो इन लोग को ढूंढ रहे थे कहाँ गया सभी स्वतंत्रता मना करके, ये लोग सब गायब हो गए। और इन लोगों ने गुप्त तरीके से पूरे भारतवर्ष में यह सूचना भेजवाई कि हम लोग क्या करेंगे कि 26 जनवरी 1930 ईस्वी को, मतलब अगले साल ही 31 के बाद में क्या हो जाएगा? अरे 31 के बाद में तो 30 हो जाएगा ना, मतलब 31 के बाद 31 जनवरी के बाद 31 दिसंबर के बाद में तो जनवरी आएगा ना, तो अगले साल जो आएगा वो जनवरी आएगा। अब जनवरी के 26 तारीख का डेट निर्धारित कर दिया गया। क्या है कि कम से कम इतना दिन लगेगा लोगों के पास ये समाचार पहुंचाने में। अगर आज का दुनिया रहता तो सीधे व्हाट्सएप पर ग्रुप में मैसेज कर देते 26 तारीख को मनाया जाएगा, चाहे कल मनाया जाएगा, उधर रात में मंगा लेते सब किसी को। इस जो रात में होने जा रहा था मध्यरात्रि में, तो एक व्हाट्सएप मैसेज किया जाता कि सब आ जाओ यहीं पर, सब लोग चल जाता कि नहीं वहीं पर चला जाता। लेकिन संयोग कहिए कि उस समय व्हाट्सएप नहीं था, फेसबुक नहीं था, सोशल मीडिया काम नहीं करता, नहीं तो देश से आजाद नहीं होता, है ना। कांग्रेस के लोग मैसेज भेजता व्हाट्सएप ग्रुप में कि आज जुलूस निकालना है, सब एक दूसरे को फॉरवर्ड कर देता कि आज जुलूस निकालना है, सब अपना अपना घर में रहता। व्हाट्सएप पर या फेसबुक पर जो मैसेज डाला जाता है ना, उसको इंप्लीमेंटेशन में लोग नहीं लेते हैं, उसको फॉरवर्ड किया जाता है। जितना ज्ञान आपके पास आता है नोट्स व्हाट्सएप पर, उसको पढ़ते हैं कभी नहीं पढ़े, आप भी फॉरवर्ड कर देते हैं किसी को कि देखो कितना सुंदर नोट्स है, ऊपर वाला पढ़ लिए और भेज दिया अगला को कि लो तुम पढ़ लो। वो नहीं पढ़ता है, वो आगे भेज देता है। तो उस समय भी यही हुआ। लेकिन आज अगर ऐसे हमें स्वतंत्रता लेना होता, व्हाट्सएप पर मैसेज आता, कांग्रेस के लोग भेजते, जवाहरलाल नेहरू भेजते कि इस मैसेज को पढ़ करके जुलूस में भाग लेना सुनिश्चित करें।
हमारे पास आता था, हम भी इसको फॉरवर्ड करते कि इस मैसेज को इतना फैला दो कि मैसेज देख करके ब्रिटिश वाले भाग जाए। ऐसा आता ना मैसेज, तो हाँ हाँ तो भाग जाता है। तो कुल मिलाकर के जो डेट तय किया गया वो 26 जनवरी के डेट तय किए गए, और पूरे भारतवर्ष में, बिहार में भी इस तरह की घटनाएं हुई, पूरा देश भर में यह झंडा फहराया गया, स्वतंत्रता दिवस